वेलकम बैक जी, सत श्री अकाल। एजेंसी के रिगार्डिंग लेक्चर थर्ड जो लास्ट लेक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी लास्ट लेक्चर होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो हमने टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर कर दिए। और जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो एजेंसी के रिगार्डिंग, उसका लास्ट लेक्चर जो है ये आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा, देन ऑनवर्ड्स हम लोग पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, इररेवोकेबल एजेंसी क्या होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एजेंट, एंड लायबिलिटी क्या होगी प्रिंसिपल की जब वो थर्ड पार्टी से उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है थ्रू एजेंट। लास्ट वन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, इसके रिगार्डिंग भी हम आप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सेक्शन बात करें एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, सेक्शन 202 और द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बात कर रहा है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। लॉ कहता है ये अगर एजेंसी को क्रिएट किया गया है, व्हेन द एजेंसी इज क्रिएटेड फॉर सिक्योरिंग सम बेनिफिट टू द एजेंट। एजेंट को हम रेम्युनरेशन तो दे रहे हैं, उसको तो हम सैलरी तो दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग फर्दर उसको बेनिफिट भी दे रहे हैं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया हमने कि अगर आप ये काम करोगे हम सैलरी तो देंगे, लेकिन अगर आप ये भी काम करोगे तो डेफिनेटली हम लोग आपको फर्दर इंटरेस्ट देंगे, ज्यादा पे करेंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे। ऐसा जो एजेंसी है वो हमारी होती है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी उसमें शामिल हो जाता है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, व्हेन एजेंसी इज क्रिएटेड फॉर सिक्योरिंग सम बेनिफिट टू द एजेंट ओवर एंड अबव हिज रेम्युनरेशन टू एन एजेंट, it is called an agency coupled with interest. Most important thing that the interest should exist at the time of creation of agency. जब एजेंसी को क्रिएट किया गया था उसी समय उसका इंटरेस्ट भी वहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा आपको। एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द एजेंसी द प्रिंसिपल मस्ट, जो है वो मस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, मस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लॉ ने वो फिक्स कर दी है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी जो है जो इंटरेस्ट है एजेंट का वहीं पे एग्जिस्ट करना होता है उसमें। अगर उसके बाद एट द टाइम ऑफ एजेंसी आपने कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं दिया, लेकिन अब बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लॉ कहता है कि वो बेसिकली एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं है। तो कपल्ड विद इंटरेस्ट तभी हो सकता है जब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द एजेंसी आप एजेंट का जो है बेनिफिट वहीं पे इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हो। तो जो एजेंसी है कपल्ड विद इंटरेस्ट डज नॉट टर्मिनेट ऑन द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल। इंस्पाइट ऑफ की प्रिंसिपल की डेथ हो गई, इंस्पाइट की उसकी किसी चल पागल हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, जहाँ उसकी डेथ हो गई, तो जो प्रिंसिपल है उसकी जो रिलेशन है वो अपने आप टर्मिनेट नहीं होता। तो वहां पे क्लियर किया गया कि एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट डज नॉट टर्मिनेट इवन ऑन द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, डेथ और इंसैनिटी दो वर्ड यूज कर रहा हूं। एट द एंड हम बात कर रहे हैं जो एजेंसी है वो इररेवोकेबल है टू द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट तक इररेवोकेबल है। उसके बाद अगर वहां ऐसी एक्ट्स जहां पर जो एजेंट का जो इंटरेस्ट शामिल नहीं है तो डेफिनेटली उस पार्ट को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन जहां पर उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सपोज मैंने कहा कि हाँ ये जो मेरी जमीन है सपोज वो 100 प्लॉट्स हैं, आप उसको सेल कर दो, मैं आपको एक यहाँ पर एक जो है आपको गिफ्ट करूंगा, रेम्युनरेशन तो दूंगा, इसके अलावा मैं आपको 200 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट होगा वो आपको फ्री में दूंगा। तो मैंने इसको इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो डेफिनेटली वो टर्मिनेट मैं कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकती टर्मिनेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट द एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट वन इज इररेवोकेबल एजेंसी। इररेवोकेबल एजेंसी क्या होती है? लॉ कहता है कि ऐसी एजेंसी जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट वो इररेवोकेबल है, वो इररेवोकेबल है। ठीक है जी, तो सच एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरेस्ट। तो जहां तक उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो आप उसके इंटरेस्ट को प्रिजुडाइज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली लॉ कहता है कि उसका इंटरेस्ट प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, आप टर्मिनेट करो लेकिन उसका इंटरेस्ट प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट प्रिजुडाइज हो रहा है तो डेफिनेटली आप उस एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। देन पार्ट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी बाय एन एजेंट। लॉ कहता है वेयर द एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने जिस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट किया है उसने 25% वो काम कर दिया, तो लॉ कहता है कि प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक अथॉरिटी सो फार एज द एक्ट डन बाय हिम। हाँ, जो उसने काम नहीं किया उसके लिए मैं कर सकता हूं अगर वो सेपरेबल है, लेकिन अगर वो सेपरेबल नहीं है तो उस एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एजेंट है उसने 25% 35% ऑलमोस्ट काम कर दिया है वहां पर, तो ये कैन नॉट टर्मिनेट द एजेंसी।
लेकिन अगर वो जो 40% जो उसने 30% काम किया अगर वो सेपरेट किया जाता है तो बाकी 70% को आप टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन वो अगर सेपरेबल नहीं किया जाता तो डेफिनेटली द प्रिंसिपल कैन नॉट टर्मिनेट द एजेंसी। दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्दर, पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड बाय एजेंट, ऐसी सिचुएशंस वेयर द एजेंट हैज इनकर्ड पर्सनल लायबिलिटी, द एजेंसी इज टोटली इररेवोकेबल इन नेचर, जहां पर एजेंट खुद अपने आप को पर्सनल लायबल जो है वो ठहराता है कि आई एम पर्सनल लायबल, डोंट वरी। प्रिंसिपल को कहते हैं मैं पर्सनल लायबल हो जाऊंगा, बेफिक्र हो, तो उस सिचुएशंस में प्रिंसिपल टर्मिनेट नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लॉ कहता है कि जनरल रूल क्या है, एजेंट जो जनरल रूल क्या है, एजेंट कैन नॉट लॉफुली जो है वो एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू बी हिज सब एजेंट। एजेंट कभी भी सब एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, दिस इज द जनरल रूल। ऑल्दो वी हैव अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें जो एजेंट है वो सब एजेंट को अपॉइंट कर लेता है, लेकिन जनरल रूल ये है कि एजेंट को हमने प्रिंसिपल ने अपॉइंट कर दिया, दैट मींस कि जो एजेंट है वो सब एजेंट को फर्दर एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो हम लोग एक्सेप्शन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है, जहां पर कस्टमर और यूसेज ऑफ ट्रेड अलाउ करते हैं। अब ये तो बिजनेस का जो है वो प्रॉब्लम है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा टेक्निकल्स हो जाती हैं, ज़्यादा इतना वाइड उनका एरिया होता है कि वहाँ पर सब एजेंट अपॉइंट जो यूजुअली किए जाते हैं उनका कस्टम हो जाता है ट्रेड का। तो ऐसे सिचुएशंस में जो जहाँ पर कस्टम अलाउ कर रहा है तो वहाँ पर तो भाई आप तो सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा, वेयर पावर ऑफ द एजेंट टू डेलीगेट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो प्रिंसिपल और एजेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट से जो कंडक्ट से द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट, दोनों के कंडक्ट से ये पता लगता है कि भाई यहाँ पर सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है, उनके कंडक्ट ही ऐसे हैं। तो लॉ कहता है कि ठीक है जी, अगर प्रिंसिपल के कंडक्ट से हमें लगता है कि हाँ प्रिंसिपल जो है वो अलाउ कर रहा है तो वहां पर आप जो है सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। थर्ड, वेयर द प्रिंसिपल इज अवेयर ऑफ द इंटेंशन ऑफ द एजेंट टू अपॉइंट सब एजेंट, और वो कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा। प्रिंसिपल को पता है उसकी इंटेंशन के रिगार्डिंग, एजेंट के रिगार्डिंग वो सब एजेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट कर रहा, तो लॉ कहता है कि भाई वहीं पे वो जो है सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। फोर्थ, वेयर प्रिंसिपल परमिट अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, जहां पर प्रिंसिपल खुद ही परमिट कर दे तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में तो कोई ऑब्जेक्शन वैसे भी क्रिएट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इफ द नेचर ऑफ द एजेंसी इज सच दैट द सब एजेंट इज नेसेसरी, अगर नेचर ही ऐसा एजेंसी का तो लॉ कहता है कि जहां पर नेचर ऑफ एजेंसी ही ऐसी है कि सब एजेंट तो रखना ही पड़ेगा, बिजनेस ही इतना है, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपको सब एजेंट जो है वो अपॉइंट करने के पास पावर्स दी हुई हैं। फर्दर, where act to be done is purely ministerial, not involving confidence or use of discretion. लॉ कहता है कि ऐसी सिचुएशंस जहां पे मिनिस्ट्रियल एक्ट्स हैं, इतने ज्यादा काम है कि आप अकेले उस काम को नहीं देख सकते, इसलिए वो एजेंट जो है वो सब एजेंट को अपॉइंट कर देता है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। लाइक सपोज मुझे ब्रिज जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, मैंने अपने एजेंट को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, आप प्रॉपर उसका जो है वो पूरा जो ओवर ब्रिज बना के उसको हैंड ओवर कर दो। अब ओवर ब्रिज बनाने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स नंबर्स ऑफ होते हैं, नंबर ऑफ सब एजेंट्स अपॉइंट होते हैं, तो ये तो मिनिस्ट्रियल जो वर्क्स होते हैं, हम हर वर्क को हम लोग अकेला एक बंदा जो एक पर्सन नहीं देख सकता, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में सब एजेंट को अपॉइंट किया जाता है, ये रूल्स है हमारी। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट की हम बात कर रहे हैं, जब उसके सब एजेंट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 190, 192 एंड 193 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील कर रहा है इसके रिगार्डिंग। इफ सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, लॉ कहता है अगर सब एजेंट को प्रॉपर्ली अपॉइंट किया गया एज पर लॉ, तो भाई प्रिंसिपल तो बाउंड होगा ही होगा। जब सब एजेंट ने कोई वर्क किया है तो वो एजेंट के बिहाफ पे कर रहा है, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। जब सब एजेंट ने काम किया तो डेफिनेटली प्रिंसिपल तो बाउंड हो गया। दूसरी बात, जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को, जो सब एजेंट ने काम किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट को होगी, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को होगी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट में ये क्लियर है कि सब एजेंट जो है वो अपने एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा और एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। फोर्थ वन, जो सब एजेंट है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल को लायबल नहीं होता, वो सिर्फ अपने एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ अपने एजेंट तक है। तो लॉ कहता है कि जो सब एजेंट है वो सिर्फ अपने एजेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉड
और जो विलफुल रॉन्ग कमिट किए हैं उस सब एजेंट ने, सिर्फ वहां पर दो सिचुएशंस हैं, इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ विलफुल रॉन्ग, ऐसी दो सिचुएशंस में जो सब एजेंट है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल को लायबल होगा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, जहां पर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या, जहां पर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया गया, उस सिचुएशन में जो प्रिंसिपल है वो कभी बाउंड नहीं होता प्रिंसिपल के एक्ट के रिगार्डिंग। जो प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है उसके रिगार्डिंग वो लाइबल नहीं है। प्रिंसिपल एक जो सब एजेंट काम कर रहा है, जिसने जो भी एक्ट उसने किए हैं उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड नहीं है। देन एक्ट इज द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट। जो सब एजेंट ने एक्ट किए हैं थर्ड पार्टी के लिए, उसके लिए जो वो एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को, क्योंकि वो सब एजेंट जो है वो प्रॉपरली अपॉइंट ही नहीं किया गया। तो डेफिनेटली वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एजेंट की है। तो एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट। अब सब एजेंट जब वो अपने एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम, वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के लिए वो बाउंड नहीं है। हालांकि उसको प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया गया, लेकिन अगर जो भी उसने अपॉइंटमेंट की है सब एजेंट की, अगर वो इंस्पाइट की वो प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया था, वो तो प्रिंसिपल के लिए अपॉइंट नहीं ना किया, लेकिन एजेंट के लिए तो वो सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। देन लास्ट पॉइंट, सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल। वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो सिर्फ अपने एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट जो अपने प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सेकंड लास्ट पॉइंट, लायबिलिटी क्या हमारे प्रिंसिपल की और थर्ड पार्टी की। प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी की लायबिलिटी क्या होती है, तो लॉ कहता है कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट। अगर भाई आपने कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया, अगर वो एजेंट लॉफुल काम कर रहा है, विद द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी काम कर रहा है, तो उस सभी एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा ही होगा। सो लॉ कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय एन एजेंट, जो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं थर्ड पार्टी के साथ ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, वो लॉ कहता है कि हम लोग ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि जैसे प्रिंसिपल ने ही थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किए हो, तो डेफिनेटली वहां पर लायबिलिटी फिक्स हो जाती है प्रिंसिपल की डायरेक्ट टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, व्हेन एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी, जहां पर वो अल्ट्रा वायर्स कर रहा है, वायलेशन कर रहा है अपनी अथॉरिटी की, जो उसको पावर नहीं दी कि वो भी पावर यूज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, वेदर द एक्ट डन विद इन द अथॉरिटी आर सेपरेबल फॉर द एक्ट्स डन बियॉन्ड द अथॉरिटी और नॉट। लॉ कहता है कि जिस अगर कोई एजेंट ऐसा काम कर रहा है जो बियॉन्ड द अथॉरिटी कर रहा है, तो डेफिनेटली उस सिचुएशंस में प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट ही लायबल होगा, क्योंकि जिस पर्पस के लिए अपॉइंट ही नहीं किया हमने, अगर वो एक्ट कर रहा है एजेंट, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी जीरो है। लेकिन अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है जो एक्ट जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है, एक एक्ट जो विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी आ रहा है और एक ऐसा एक्ट जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी आ रहा है, तो लॉ कहता है जो विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन वो एक्ट जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। देन एट द एंड लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है। एजेंसी को कब टर्मिनेट किया जाता है, तो इट्स वेरी सिंपल। लॉ कहता है कि प्रिंसिपल और एजेंट जो है अगर वो म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं कि भाई इस एजेंसी को टर्मिनेट कर दे, तो बात खत्म, आप टर्मिनेट कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, ये तो है बाय एग्रीमेंट टर्मिनेशन। दूसरा बाय रेवोकेशन, क्या रिवोक कर सकते हो आप एग्रीमेंट को, उस एजेंसी को रिवोक कर सकते हो। लॉ कहता है जहां पर ऐसी एजेंसी जो कपल्ड विद इंटरेस्ट है तो वो तो इररेवोकेबल है, वो तो आप टर्मिनेट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो लॉ कहता है प्रिंसिपल कैन रिवोक द अथॉरिटी एट एनी टाइम। अगर वो एजेंसी जो है वो कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं है और जिस पर्पस के लिए मैंने एजेंट को अपॉइंट किया है, अगर वो जो एजेंट है अभी उसने काम नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर वो उसने अथॉरिटी वो यूज नहीं की, वो पावर भी यूज नहीं की जिस पर्पस के लिए मैंने उसको अपॉइंट किया है, तो मैं उससे पहले रिवोक कर सकता हूं। लेकिन अगर उसने एजेंट ने वो पावर यूज कर ली, वो अथॉरिटी यूज कर ली, थर्ड पर्सन के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो डेफिनेटली मैं उसको रिवोक ही नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकता, मैं एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकता। सो इट डिपेंड अपॉन द अथॉरिटी इफ यूज बाय द एजेंट और नॉट। जो मैंने उसको अथॉरिटी दी, अगर उसने यूज कर ली तो मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे अभी उसने यूज नहीं की तो मैं उसको टर्मिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। देन अगर जो एजेंसी है वो फिक्स पीरियड के लिए है, 5 मंथ 6 मंथ के लिए है, तो डेफिनेटली वो अपने आप रिवोक हो जाती है। जब वो टाइम फिक्स जो है वो कंप्लीट, वो टर्मिनेट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर मैंने टाइम से पहले उसको रिवोक करना है,
तो डेफिनेटली मेरे अगर रेवोकेशन से अगर उस एजेंट को लॉस होता है तो डेफिनेटली मुझे उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, वो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी। देन अगर हम बात करें बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी टर्मिनेशन हो सकती है। लाइक सपोज अगर जो बिजनेस जिस पर बिजनेस के लिए एजेंसी क्रिएट की गई थी वो बिजनेस अब कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली लॉ कहता है कि ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई। सेकंड थिंग, अगर प्रिंसिपल और एजेंट की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी होती है, उस सिचुएशन में जहां पर एजेंसी को जो वो रेवोकेबल इन नेचर की है, तो उस सिचुएशन में इंस्पाइट ऑफ की प्रिंसिपल एजेंट की डेथ हो गई है तो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एजेंसी खत्म हो गई। सिर्फ उस सिचुएशन में जहां पर इरेवोकेबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पर रेवोकेबल की बात कर रहा हूं। देन अगर कंपनी, अगर सपोज वे द प्रिंसिपल एजेंट जो है बीइंग वो कंपनी है, अगर कंपनी डिसॉल्व हो गई तो डेफिनेटली एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई। अगर सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए मैंने एजेंट को अपॉइंट किया है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई, खत्म हो गई, तो डेफिनेटली एजेंसी भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। देन प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट होता है उस सिचुएशन में जहां पर एजेंसी रेवोकेबल इन नेचर की है, तो डेफिनेटली वो हम लोग ऑटोमेटिकली एजेंसी खत्म हो जाती है जब प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट होता है। एट द एंड एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड वेयर एजेंसी वाज फॉर अ फिक्स पीरियड, अगर एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए है तो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहता है ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाती है। फिक्स पीरियड खत्म तो एजेंसी खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द एजेंसी। 3 लेक्चर हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं और प्लीज इसको आप ध्यान में रखना कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो आज खत्म हो चुका है। नंबर ऑफ एटलीस्ट हम लोग 8 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं यूनिवर्सिटी के। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो सब्जेक्ट होगा वो पार्टनरशिप होगा, देन उसके बाद सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद आईपीसी, देन उसके बाद हम लोग सीआरपीसी करेंगे, देन वी विल डू टीपीए, और उसके बाद एज पर डिमांड जो है आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग जो सब्जेक्ट्स वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो 5 सब्जेक्ट जो हमारे रह गए हैं, जो मतलब जनरली सभी जुडिशरी एग्जाम्स में आते हैं, हम पहले उसको कवर कर लेते हैं, बाकी ऑन डिमांड जो उसके बाद हम लोग टॉपिक कवर करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप डिस्कस कर लेना। एंड थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।